ओम शांति। गुड इवनिंग। इस इंटरनेशनल डे पर आज भी हम कहेंगे कि 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ये विषय अभी भी मैं कहूंगी कि अभी भी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। हम कहेंगे कि महिलाओं को समाज में सम्मान अधिकार मिल चुके हैं या वो समानता हमारे समाज में दिखाई देती है। आज भी कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। आज भी दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आज भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। दुष्कर्म की घटनाएं तो बढ़ती जाती हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनके आंकड़े भी हर वर्ष अधिक ही होते हैं। हम प्रयास करते हैं, सरकारें, गैर सरकारी संस्थान पूरा प्रयास करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले और उनका स्थान उन्हें प्राप्त हो और उनके साथ वो समानता का व्यवहार किया जाए। तो अनेक कानून बने हैं उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कानून कई बार सिर्फ कानून तक ही रह जाते हैं या उनकी अवहेलना की जाती है और यथास्थिति वैसे की वैसे ही है। शहरों में जरूर महिलाओं की स्थिति पहले से काफी बेहतर है, क्योंकि वो शिक्षित हुई हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, अपने जीवन के स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं। लेकिन जहां तक भारत देश की बात है तो हमारे देश में ग्रामीण जनता अधिक है और उस ग्रामीण परिवेश में आज भी कहीं परिस्थितियां वैसे ही दिखाई देती हैं। अगर हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं तो कहेंगे कि गर्भ से ही जैसे उसके साथ वो हिंसा प्रारंभ हो जाती है। आज आधुनिक सुविधाएं हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी सुविधाएं हैं जिससे कि गर्भ में कौन पल रहा है, बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है, उसके लिंग की जांच हो सकती है। ऐसी सुविधाएं कुछ वर्षों पूर्व नहीं थी। तो फिर कन्या शिशु हत्या होती थी। जब जन्म हो जाता था तब उसको अगर आवश्यकता नहीं है माता पिता को, हमारे यहाँ तो बेटी के जन्म को बोझ ही समझा जाता रहा और उसका कारण यहाँ की सांस्कृतिक मान्यताएं ही कहेंगे, जो कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं उनके कारण ही ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो सबसे बड़ी मान्यता हमारी है कि बेटा वंश चलाता है, बेटा ही कुल दीपक होता है, इसलिए एक बेटा तो होना ही चाहिए। और उसके कारण अगर एक बेटी हो गई तो दूसरी संतान माता पिता को बेटा ही चाहिए होती है। और अगर वो बेटा नहीं है, क्योंकि जांच कराना शुरू कर देते हैं, और अगर वो बेटा नहीं है तो फिर उसकी गर्भ में ही, यानी कहेंगे कि वो गर्भ ही गिराने की कोशिश करते हैं और यहाँ से ही कन्या भ्रूण हत्या का प्रारंभ हुआ। हालांकि इसके अगेंस्ट अनेक कानून बने हुए हैं, लेकिन जैसे कहा ना कि कानूनों की अवहेलना होती है। अभी कल ही मैंने यहाँ अखबार पढ़ा, राजस्थान में जो सिरोही जिला है जहाँ ये माउंट आबू है, तो सिरोही जिले में ही एक डॉक्टर को कल पकड़ा गया, उसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया गया और वो हर एक मतलब भ्रूण जांच के करीब 25 से 40 हजार रुपए तक लेता था और एक दलाल भी था उनके साथ, क्योंकि वही लेकर के आता था, जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको वही लेकर के आता था और दोनों ही आपस में उसको डिवाइड कर लेते थे। और जब किसी को पता चला तो इस तरह से उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करके उनकी मशीन को सीज कर दिया गया और उनको पकड़ लिया गया। तो कहने का भाव ये है कि भले हमने कानून बना दिया, लेकिन लोग जो हैं गलत तरीके से भी इस तरह के कार्य अभी भी करते रहते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया इसकी वजह से
कि लड़के और लड़कियों के अनुपात में काफी अंतर आने लग गया, और हम समझ सकते हैं कि इससे समाज में कितनी विषमताएं पैदा होती हैं। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अभियान चलाना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम ही जिम्मेवार हैं इसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वंश बेटे या बेटी से नहीं चलता, इंसान के कर्मों से चलता है। आज बेटियां भी अगर योग्य हैं, माता पिता उन्हें अवसर देते हैं, उन्हें उस योग्य बनाते हैं, तो वो भी माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं नहीं हैं? वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक में भी भारत की महिलाएं पहुंच चुकी हैं। हाँ, हम सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय मूल की हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। पायलट भी हैं। आज कौन सा कार्य महिलाएं नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, हम जानते हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही। जवाहरलाल नेहरू की वो इकलौती बेटी थी, और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी ने देश का नेतृत्व संभाला, और उतना ही कुशल नेतृत्व उन्होंने देश को दिया। आज महात्मा गांधी भी हमारे देश के महापुरुष माने जाते हैं। उनके 4 बेटे रहे, लेकिन हम उनके बेटों को नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू जी की इकलौती बेटी थी, उन्होंने उन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया। ऐसे कितनी ही बेटियां, आज हम देखते हैं ओलंपिक्स में ज्यादा मेडल बेटियां ही जीत कर लाती हैं, वो अपने देश का नाम रोशन करती हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम ये पुरानी मान्यताओं को लेकर क्यों चल रहे हैं। फिर ये मानते हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए बेटा चाहिए। आज कौन से बेटे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं? बुढ़ापे के समय देखने में आता है कि बेटियां ही माँ बाप की सेवा कर रही होती हैं। बेटे तो पढ़ लिख करके कहीं या तो विदेश में सेटल हो जाते हैं या कहीं बड़े शहरों में जाकर सेटल हो जाते हैं, और सचमुच जब माँ बाप को आवश्यकता होती है तब वो उनके आसपास भी नहीं होते, और या आते हैं तो अपना जो भी व्यवहार है वो निभा करके वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके भी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी नौकरी है। आज आज की जो स्थितियां हैं उसमें कई बार चाहते हुए भी वो माँ बाप के साथ अधिक समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि बेटा चिता को अग्नि देता है तो मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष इंसान को मिलता है या नहीं मिलता, इसका तो हमें अज्ञान है। वास्तव में इंसान को मोक्ष नहीं, उसको मुक्ति मिलती है। फिर वो चाहे चिता को अग्नि देने वाला कोई भी हो। जिनके बेटे नहीं होते उनकी बेटियां ही चिता को अग्नि देती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, आत्मा को मुक्ति जरूर मिलती है। तो ये सब मान्यताएं जो मानसिकता समाज की बनी हुई है, जब तक इस मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता तब तक भले हम कानून भी बना लेते हैं तो भी समाज में वही सब कुछ चलता रहता है। वो हम कहेंगे कि सतह पर नहीं होता, सतह के भीतर वो अपना कार्य करते रहते हैं। दूसरी प्रकार की हिंसा जो है दहेज के कारण, इसके कारण भी कन्या भ्रूण हत्या होती है, क्योंकि माता पिता को मालूम है कि बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी में उन्हें दहेज देना पड़ेगा, और अगर वो गरीब हैं तो फिर वो नहीं चाहते कि अधिक संतान हो, बेटियां पैदा हों, जिसके कारण उनको उनके विवाह का बोझ उठाना पड़े। उनको सुरक्षा भी देनी पड़ती है बेटियों को, है ना। बेटों की सुरक्षा के प्रति वो इतने चिंतित नहीं होते जितना कि बेटियों के लिए। आज समाज में उनकी सुरक्षा का भी प्रश्न है। तो दहेज भी धन का लालच है। धन का लालच, क्योंकि आज धन को हम बहुत महत्व देने लगे हैं। धन ही जैसे इंसान के जीवन में सब कुछ हो गया है, और दहेज मिलता है तो बिना मेहनत के सहज धन प्राप्त होता है। तो जितना बेटा पढ़ा लिखा है, उच्च पद पर कार्य कर रहा है,
या ऊंच कुल का है उतना ही उसकी कीमत अधिक होती है। कई बार तो इसके कारण माता पिता अपनी बेटियों को अधिक नहीं पढ़ाना चाहते कि अगर ये अधिक पढ़ेगी लिखेगी तो उसके लिए इतना ही हाँ, वर ऐसा ही वर देखना होगा और फिर उसके दहेज की कीमत भी उतनी ही अधिक होगी और हम इतना दहेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जब प्राचीन भारत में ये शुरुआत हुई थी, वास्तव में माता पिता इस खुशी के अवसर पर बेटी को उपहार देते थे। अपनी खुशी से वो जो देते थे वो एक उपहार का रूप था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लालच बढ़ा, समय अनुसार वो दहेज में परिवर्तन हो गया। और कितना प्रताड़ित करते हैं अगर दहेज देने में माँ बाप कुछ कमी कर देते हैं। अगर वो धन, कितने ही महिलाएं हमसे मिलती हैं इस समस्या को लेकर के। अभी कुछ समय पहले एक बहन मिली जो उच्च शिक्षित थी और उनका पति जो था वो विदेश में कार्यरत था। उनके साथ शादी हुई और 1 करोड़ रुपया माँ बाप ने दहेज में दिया। बाद में शादी के बाद वो विदेश चली गई। वहां सास ससुर भी उनके साथ ही रहते थे। तो उसने देखा कि सास जो है वो इतनी लालची थी कि बार बार समय कोई अवसर पर उनसे वो फिर से धन की मांग करती रहती थी। तो उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा था कि माता पिता ने पहले इतना दहेज दे दिया, फिर भी इनके धन की मांग कम नहीं होती है, फिर भी किसी ना किसी रूप में मांगते रहते हैं। तो उसने तय कर लिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। और जैसे ही 1 साल के बाद उसे वापस आने का मौका मिला, फिर वो गई नहीं। तब वो हमसे मिली और उसने ये अपनी समस्या सुनाई। उसने कहा अब मैं नौकरी करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ और मैं तलाक लेना चाहती हूँ अपने पति से। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो शिक्षित हैं, सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, तब तो वो ऐसे निर्णय ले सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है या माता पिता बहुत गरीब हैं, तो लड़की वो अत्याचार सहने को विवश होती है। कई बार तो उसकी हत्या कर दी जाती है या कई बार वो खुद ही आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। आज भी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती है, जबकि दहेज के लिए भी कानून बने हुए हैं। दहेज निषेध कानून जो है उसमें दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। और दोनों को ही दंड मिल सकता है, लेकिन फिर भी दहेज दिया जाता है और दहेज दिया जाता है। तो यहाँ भी परिवर्तन हमें ही करना होगा कि हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी बेटियों की शादी में या बेटों की शादी में ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे। और मानो अगर नहीं देना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो लेना तो हमारे कंट्रोल में है। तो कम से कम अपने बेटे की शादी हम बिना दहेज के, यानी जो लड़की माता पिता दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, वो उसकी परवरिश करते हैं, उससे योग्य बनाते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। वो अपने कर्मों से हमारे घर को संपन्न बनाने ही वाली है। तो उससे उससे बड़ा दान और क्या हो सकता है, या उससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है जो हम धन के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम कोई शुरुआत करते हैं तो वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। और ऐसा समाज में आज करने लगे हैं लोग। ये परिवर्तन आने लगा है, लेकिन इसे बेहद के स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं ही ना हो। तीसरे प्रकार की हिंसा हम देखते हैं जो घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होती है। आज स्टैटिस्टिक्स देखें तो करीब 40 से 60% महिलाएं जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। वो पूरे विश्व में होती है। कन्या भ्रूण हत्या और दहेज की समस्या हमारी संस्कृति से संबंधित है। अगर हम विदेशों में जाएंगे तो वहाँ लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। तो इसीलिए वहाँ कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि बेटा ही वंश चलाएगा। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या वहाँ की समस्या नहीं। वहाँ की शादियां चर्च में हो जाती हैं, अंगूठी पहना करके बहुत सादे रीति से एक समारोह में वो शादियां कर दी जाती हैं।
बहुत अधिक धन का खर्च उसमें नहीं होता, दहेज की कोई समस्या नहीं, इसलिए माँ बाप को बेटी की शादी की कोई चिंता नहीं होती कि हमें बेटी की शादी करनी है, इतना धन हमें जुटाना है ताकि उसका दहेज हम दे सकें, क्योंकि वहां ये रीति रिवाज ही नहीं है। तो ये समस्याएं विदेशों में नहीं, लेकिन घरेलू हिंसा या हम कहेंगे यौन शोषण जो होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है। और सभी महिलाएं लगभग जो हैं वो इस हिंसा का शिकार होती हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर मान लिया जाता है। और पुरुष जो हैं वो अगर उनकी कोई अवज्ञा होती है, ज्यादातर क्योंकि वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं या कोई व्यसन लेते हैं, और अगर स्त्री नाराज होती है तो उसका विरोध करने के लिए वो घरेलू हिंसा करते हैं, यानी उनके साथ दुर्व्यवहार करना या मारपीट करना, ये सब घटनाएं भी होती हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि शिक्षित कुल में भी, शिक्षित परिवारों में भी घरेलू हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां अहम का टकराव होता है। अगर स्त्री स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले रही है या कोई कार्य करना चाहती है और पुरुष उसका विरोध कर रहा है, पति उसका विरोध कर रहा है, तो फिर बात कई बार यहाँ तक आ जाती है। तो यहाँ इसके लिए भी कानून बने हुए हैं, घरेलू हिंसा के संबंध में भी उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन यहाँ भी यही होता है कि महिलाएं इसका प्रयोग करने से डरती हैं, क्योंकि उसमें उनको अपने सम्मान का या अपने परिवार का सम्मान कहीं कम ना हो जाए, घर की बात कहीं बाहर चली ना जाए, इस बात से थोड़ा भय होता है। और वो असुरक्षित भी महसूस करती हैं कि अगर किसी भी रूप में उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा तो फिर उनका और बच्चों का भविष्य क्या होगा। एक बार ऐसे ही एक डॉक्टर मेरे से मिली, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी और उनके पति जो हैं वो फिजिशियन, लेकिन उनको शराब पीने की आदत थी। और शराब के नशे में, अब ऐसा ही होता है जब पति अगर शराब पीता है, उसकी लत हो जाती है, तो पत्नी नाराज तो होती ही है। तो कभी वो बहुत देर रात से आते और उसके लिए उनको काफी तकलीफ उठानी पड़ती, तो वो कहती थी तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने एक दो बार उन पर हाथ उठाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं खुद कमाती हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अलग हो जाऊं, बच्चों को लेकर के मैं अलग रहने लगती हूँ, क्यों मुझे इनके साथ रहना है। लेकिन फिर बच्चों का भविष्य सोच करके और ये भी कि पिता से बच्चे वंचित हो जाएंगे, इसके कारण फिर मैं सहन कर लेती हूँ और जो है मैं इसको सहन मतलब चलाती रहती हूँ। तो कहने का भाव ये कि इतना उच्च शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी परिवार में जो है ज्यादातर जो परवरिश होती है हमारे परिवारों में वो इस तरह से होती है कि बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है। तो उनमें वो बाल्यकाल से ही श्रेष्ठतर होने का भाव कि मैं अपनी बहन से बेहतर हूँ, अपनी बहन से जो है वो मेरी मान्यता अधिक है, तो ये भाव आ जाता है। और वो ये भी देखता है कि परिवार में जो मेरे पिता हैं और उनकी ही हर बात को महत्व दिया जाता है, उनको ही माना जाता है। और कभी कभी वो ये भी देखता है कि मेरे पिता जो है वो माँ के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं। तो ये सारे संस्कार उसके अंदर आते हैं, और इसीलिए जब उसकी शादी होती है तो वो भी अपनी स्त्री पर वैसा ही हक रखना चाहता है जैसा वो अपनी परवरिश में देखता है। तो यहाँ हमें अपने बच्चों की परवरिश के समय ये संस्कार देने की आवश्यकता है कि दोनों ही समान हैं। तो जितना हम बेटे को महत्व देते हैं उतना ही हम बेटी को भी महत्व दें। हम बेटी के ऊपर बहुत अनावश्यक पाबंदियां न लगाएं ना। बेटी भी अगर अपने कोई विचार देती है तो उसके विचारों को भी हम महत्व दें, और उसकी भी शिक्षा उसी स्तर की हो जिस स्तर पर हम बेटे को शिक्षा देते हैं। कई बार तो कई परिवारों में उनके भोजन में भी अंतर कर दिया जाता है ना। ये खासकर
ग्रामीण इलाकों में और कस्बों में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम दोनों को ही एक समान परवरिश देंगे तो फिर ये घटनाएं जो घटती हैं ये कम होंगी। जो यौन हिंसा हम देखते हैं उसका कारण तो हम सब जानते हैं कि आज जिस तरह से समाज में अश्लीलता बढ़ी है और मीडिया जो है वो महिलाओं का जिस तरह से प्रदर्शन करता है, या खुद महिलाएं भी अपने नाम की खातिर और धन कमाने की खातिर गलत तरीके से इस तरह के प्रदर्शन करती हैं, फैशन करती हैं या नैतिक आचरण करती हैं, तो ये सब जो है वो इन घटनाओं के बढ़ने के जिम्मेवार हैं। और उसमें भी अगर हम कहेंगे कि जो मीडिया है वास्तव में उसका रोल क्या है, समाज को बेहतर बनाने का। लेकिन मीडिया ही जब इस तरह के दृश्य परोसता है तो फिर वो मनुष्य की वासनाओं को तेजित ही करता है। वो मनुष्य की कमियों को नियंत्रण करने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो एक तो मीडिया की जिम्मेवारी, और आज मीडिया बहुत बहुत विस्तृत है, हम जानते हैं उसके कितने प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के, और किस तरह से लोग इससे पूरी तरह से प्रभावित हैं। हम कहेंगे पूरी तरह से मीडिया के ही वश में लोगों का जीवन चलता है, और फिर ऊपर से अगर वो व्यसन ले लेते हैं तो आग में घी डालने का वो काम करता है। व्यसन से व्यक्ति का जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और जो महिलाएं इस तरह की घटनाओं का शिकार होती हैं वो तो समाज में सम्मानजनक जीवन जी ही नहीं पाती। कई बार तो वहां ही उनकी हिंसा ही कर दी जाती है, और अगर वो जीवित भी रहती है तो जीवित रहना जैसे कि न जीवित रहने के समान हो जाता है। इस तरह का जीवन उनका होता है। तो ये आज अभी तक जो घट रहा है, ये घटनाएं कोई कम नहीं है हमारे समाज में, अभी भी ये सब हो रहा है। तो कहाँ परिवर्तन हमें लाना होगा? तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो महिलाओं के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, महिलाओं के प्रति जो सोच है समाज की, जो हमारा पुरुष प्रधान समाज सदियों से चला आ रहा है ना, वो पुरुष प्रधान समाज की बजाय, जैसे कि हमारे संविधान में ये प्रारूप दिया गया है कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार है ना, मानव अधिकार के रूप में उन्हें वो अधिकार दिए गए हैं। तो वो केवल संविधान तक ना रहे पर वास्तव में वो समाज में प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में वो प्रयोग हों। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षाओं से काफी हद तक हमारी मानसिकता सहज बदल जाती है। जैसे आध्यात्म माना ही आत्मा का अध्ययन करना, तो अध्यात्म हमें ये समझ देता है कि हम केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतना आत्मा, वो आत्मा भले ही हमें स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती है ना, वो आत्मा ही हमें जीवन प्रदान कर रही है। और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती। आत्मा जिस तरह का चोला धारण करती है, अगर वो स्त्री तन लेती है तो स्त्री है, अगर आत्मा पुरुष तन लेती है तो वो पुरुष है। अगर इस जन्म में स्त्री है तो आत्मा दूसरे जन्म में पुरुष तन भी ले सकती है। तो हर एक जन्म में जो है वो परिवर्तन, लिंग परिवर्तन होते, इसलिए उसमें दोनों ही संस्कार हैं। हमारे दो ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसको हम मैस्कुलिन कहते हैं, और जो राइट ब्रेन होता है उसे हम फेमिनिन कहते हैं। तो जो स्त्रियां होती हैं उनका राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि उस तरह के वो कार्य करती हैं, व्यवहार करती हैं, जिसे हम कहेंगे वो अधिक भावनात्मक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। और जो पुरुष होते हैं उनका जो है लेफ्ट ब्रेन ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि वो अधिक तार्किक होते हैं, इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, करेजियस होते हैं। तो उनके जो संस्कार होते हैं वो उस प्रकार से वो साइड का ब्रेन। पर आत्मा में दोनों ही संस्कार हैं।
तो अगर हम दोनों संस्कारों को विकसित करते हैं तो हमारी बैलेंस्ड पर्सनालिटी विकसित होती है। आज हम देखते हैं जब स्त्रियां पढ़ लिख रही हैं और जब वो उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं तो उनका भी लेफ्ट ब्रेन ज्यादा विकसित होने लगता है, और इसीलिए कई बार स्त्री पुरुष के ईगो क्लैशेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों का ही लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। अगर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है तो वो संतुलन बनता है, तो वो संतुलन नहीं बन पाता है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें बैलेंस्ड पर्सनालिटी देती है, और जो ये समझ हमारे अंदर आती है कि हम आत्मा है, वास्तव में ये आत्मिक दृष्टि से समानता का भाव या एक दो के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव, सहयोग का भाव हमारे अंदर आता है। और जो वो अधिकार भावना है, एक या कहेंगे भेदभाव पूर्ण व्यवहार या शोषण या अत्याचार, ये सब समाप्त होने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ से जो परिवार जुड़े हुए हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो भी परिवार जुड़े हुए हैं, इन सब परिवारों में ये परिवर्तन बहुत सहज और बहुत ही तीव्र रूप से आने लगता है। और यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है, उस राजयोग में हम परमात्मा से मन का संबंध अनुभव करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं हम। और जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्तियां आत्मा को मिलती हैं, तो फिर जो नारी है वो खुद को सशक्त अनुभव करने लगती है। वो एक शक्ति रूप स्वयं को अनुभव करती है। आज हमारे देश में नारी की शक्ति के रूप में पूजा होती है। हमारे देश में तो 2-2 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, और कोई भी त्योहार 2-2 बार नहीं मनाए जाते, लेकिन नवरात्रे जो है वो 2-2 बार मनाए जाते हैं। कन्या पूजन भी होता है हमारे यहाँ, तो हमारी संस्कृति में, और उसी संस्कृति में हम कहेंगे कि नारी का इतना अपमान भी होता है। तो वो शक्ति रूप जो उसका विकसित होता है, वो स्वयं को सशक्त अनुभव करती है, साथ साथ उसका आत्मसम्मान विकसित होता है, मनोबल विकसित होता है, और जो भी कुरीतियां हैं समाज की, वो उन कुरीतियों को स्वयं ही परिवर्तन करने में खुद को सक्षम महसूस करती है। तो आध्यात्म से हमारा नैतिक सशक्तिकरण, या कहेंगे वो नैतिक मूल्य का जागरण भी हमारे अंदर होता है। तो ये परिवर्तन अगर हम कानूनों के साथ साथ उनकी मानसिकता में भी ला पाए, पूरे समाज की मानसिकता में चाहिए वास्तव में तो, लेकिन महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति स्वयं ही जागृत होना होगा, क्योंकि हम किसी से ये नहीं कह सकते कि कोई हमारे लिए करे, लेकिन जब हम स्वयं करेंगे तो फिर हमें सबका सहयोग मिलने लगेगा। से कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जो हिम्मत करते हैं भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी वर्तमान समय में भी महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, समाज में सरकार के द्वारा भी उसके लिए प्रयास तो हो रहे हैं, बहुत हद तक उसमें सुधार भी हुआ है, लेकिन फिर भी आवश्यकता ये है कि हम उसको समूल समाप्त करें, और उसका मूल है हमारी सोच में, जो हमने उनके प्रति वो दृष्टिकोण अपना बनाया हुआ है, उससे उसमें ही आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और अगर स्पिरिचुअलिटी को हम अपनाएंगे तो वो परिवर्तन सहज होगा। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ।